Hi everyone and welcome back to another video lecture series. As you can guess the topic from the screen, we are going to be studying about international law, its meaning, definition and introduction. And this is going to be the introductory part of the lecture series, and we are going to cover the whole international law as a subject, as a discipline in the later videos. So we would begin with the meaning, definition and introduction. Okay, so we would study about the meaning of international law. Basically, it is a body of rules that is established by customs or treaty, and that is recognized by the nation, and they are binding in the relations with one another. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी ऑफ रूल्स जो हैं, जो बेसिकली दो स्टेट्स के बीच में बनते हैं, और बेसिकली दे आर बाइंडिंग, और वो ऑब्लिगेटरी होता है दोनों स्टेट्स के ऊपर के वो उन रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करें। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस तरह मतलब बनाया जाता है या बना था क्योंकि नेशंस के रिलेशंस को डील करने के लिए, और सिर्फ नेशंस के नहीं, हर उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल एजेंसी को, एंड बेसिकली द इंटरनेशनल मेंबर जो है जितने भी, मतलब तो उसके अंदर एक्टर्स भी आते हैं, एजेंसीज भी आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, एंड ऑल्सो द रिलेशंस अमंग स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ को एक कहा भी जाता था कि इट इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ नेशंस। मीनिंग समझने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का जो एक टर्म है, ये किसने प्रेजेंट किया था, या बेसिकली हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ। तो फर्स्ट बेसिकली 1780 के अंदर जेरेमी बेंथम, ही वॉज अ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र। अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होगा अबाउट जेरेमी बेंथम। ही इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म, क्योंकि इसने यूटिलिटेरियनिज़म का कॉन्सेप्ट दिया था। सो इन 1780 ही कॉइन्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ, एंड ही इज़ नोन टू बी द फादर। मतलब ये टर्म का, इंटरनेशनल लॉ के टर्म का फादर कहा जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसने प्रेजेंट किया था, और बाद में ये रिप्लेस हो के फिर इसको लॉ ऑफ नेशंस भी कहा गया था। मतलब इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस भी कहा गया था। लेकिन इन एक्चुअल टर्म्स अगर हम देखें, दैट हु इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सो दैट्स हुगो ग्रोशियस, क्योंकि उसका एक बहुत, इसने एक मास्टरपीस प्रेजेंट की थी, एंड दैट वाज ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। सो दैट इज़ वाई हुगो ग्रोशियस इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट को क्लियर कर दूँ कि मैंने क्यों कहा कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। अब जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो बेसिकली टू टर्म्स में डिवाइड होता है। एक है ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ, और एक है मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। वैसे ये नाम से ही ज़ाहिर होता है कि मतलब मॉडर्न और ट्रेडिशनल में क्या फ़र्क है। जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ था वो लॉ ऑफ सी के साथ डील करता था, या लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के साथ, या लॉ ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, या लॉ ऑफ वॉर। और अब जो न्यू इंटरनेशनल लॉ है वो डील करता है मतलब लॉ ऑफ द एयर एंड स्पेस, या आउटर स्पेस। जो एनवायरमेंटल लॉ है, जो क्लाइमेट इश्यूज से डील करता है, ग्लोबल इन चीज़ों से, ह्यूमन राइट से डील करता है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ से, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो इकोनॉमिक लॉज हैं, या फाइनेंशियल, या जैसे अब मतलब हर तरह के, जैसे हमारे जो न्यू इंटरनेशनल लॉ में हर तरह का जो डोमेन है वो इंक्लूड होता है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मतलब द ग्रोथ ऑफ द लॉ बिगिंस विद द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो इस बात का क्या मतलब है? दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉ। मतलब एक लॉ का बुनियादी जो वो है क्वालिटी है, वो क्या होनी चाहिए। मतलब एक लॉ जो है ना, वो इट एक्ट्स एज अ सीमेंट, क्योंकि वो एक सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मजबूती से करे। हम हमेशा कहते हैं कि दैट एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, विच मीन्स दैट अ लॉ इज़ सेम फॉर एवरीबडी, लाइक फॉर द अपर क्लास, फॉर द मिडिल क्लास, फॉर द लोअर क्लास। ठीक है, तो एक लॉ के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो एक पास्ट की जो पास्ट को लिंक करे प्रेजेंट के साथ, विदाउट मतलब इग्नोरिंग द प्रेसिंग क्लेम्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब अगर पास्ट में कुछ हो रहा था तो ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो कि प्रेजेंट में भी उनके मतलब एक लॉ के अंदर डायनामिज्म होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो लॉ को भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो एक लॉ तब ही काम कर सकता है व्हेन इट कैन रिकाउंसिल द नीड्स ऑफ द चेंज एंड स्टेबिलिटी। तो एक लॉ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके वो चेंजेबल होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों
को मतलब एक लॉ तब ही काम करेगा व्हेन इट इज़ नोन एंड नोएबल टू द पीपल, ठीक है। तो मतलब वो उसके अंदर डायनामिज़्म होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट टाइम्स की कोई नीड्स हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रही, तो एक लॉ को मोल्ड करके चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दोज डायरेक्शन ऑफ द नीड्स, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी और चेंज का मैं आपको पहले ही थोड़ा सा पॉइंट बता चुकी हूँ, तो चलें लेट्स जस्ट गिव अ रीड टू दिस स्लाइड। इन ऑर्डर टू बी मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल अ लॉ मस्ट बी नोन एंड नोएबल। अब इसका क्या मतलब है कि एक लॉ का अगर देखना है कि वो यूज़फुल है, इफ़ेक्टिव है, सोसाइटी में काम हो रहा है, मतलब तो लॉ को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो पीपल आर वेरी मच अवेयर एंड नोन दैट व्हाट इज़ देयर लॉ, या ठीक है मतलब लॉज को कैसे फॉलो किया जाता है। टू पुट इट मोर प्रिसाइसली, इन ऑर्डर टू बी मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल अ लॉ मस्ट बी स्टेबल, ठीक है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए लॉ के अंदर। A law which is static, rigid and cannot adapt itself to the changing needs of time and circumstances is approaching to its death। अब इस बात का क्या मतलब, इसका मतलब है अगर एक लॉ बहुत रिजिड है, मतलब पास्ट में कोई एक लॉ बन गया था और प्रेजेंट में जो है वो लॉ अप्लाई नहीं हो रहा ड्यू टू सर्टेन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है, रिजिडिटी है लॉ में, और अभी प्रेजेंट टाइम्स में उस लॉ की इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी कोई और सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशंस हैं, तो लॉ को जो है ना डायनामिक होना चाहिए, उसको चेंजेबल होना चाहिए ड्यू टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस। अगर कोई लॉ ऐसा नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल मतलब वो लॉ ख़त्म होता जा रहा है एंड इट इज़ अप्रोचिंग टू इट्स डेथ, मतलब बिल्कुल बेकार होता जा रहा है एक लॉ। तो इन ऑर्डर टू बी लिविंग यूजफुल एंड इफेक्टिव इट मस्ट बी चेंजेबल, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। अडेप्टेबल मतलब टू द चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। चलें आज थोड़ी सी डेफिनेशंस को देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की जो फेमस डेफिनेशंस किन फेमस ज्यूरिस्ट या फिलोसफर्स ने दी थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपेनहाइम, वो कहते हैं कि लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो रूल्स और ट्रीटी रूल्स या जनरल प्रिंसिपल्स वो जो है ना मतलब दे आर लीगली बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज स्टेट, ठीक है। तो रूल्स जो जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है एंड स्टेट्स आर इन ऑब्लिगेशन टू फॉलो दोस रूल्स, ठीक है, इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, मतलब इन देयर रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है। इसकी ओपनहाइम की जो डेफिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा इट फेस सिवियर क्रिटिसिज्म, क्योंकि इन्होंने सिर्फ स्टेट्स के रिलेशन की बात की थी, जबकि इंटरनेशनल सोसाइटी में या इंटरनेशनल एरिना में बहुत चीज़ें आती हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और भी चीज़ें हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। J.L. बेरली ने कहा है कि द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेशंस which are binding upon civilized states in their relation with one another। This is the same definition which was presented by the professor Oppenheim। अच्छा, तो फ़िलिप की डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस मस्ट बी डिफाइंड एज लॉ एप्लीकेबल टू द स्टेट्स इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। फ़िलिप्स डायरेक्टली ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो कि एप्लीकेबल है स्टेट्स के रिलेशन के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल डेफिनेशन दिया एंड दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द सेम क्रिटिसिज्म जस्ट एज ओपनहाइम और या J.L. बेरली ने जो कहा है, ठीक है। चार्ल्स फैनविक की डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने कहा है कि द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये भी वही डेफिनेशन है, बट द पॉइंट विच शुड बी नोटेड इज़ दैट उन्होंने कहा है कि द रूल्स आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये डेफिनेशन इज़ वेरी मच एक्यूरेट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हर कोई आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स आते हैं, स्टेट्स आते हैं, देयर रिलेशन एजेंसीज आती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब एंड में हम कंक्लूजन को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन वी मे कंक्लूड दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ द सब्जेक्ट ऑफ रूल्स, इज़ द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट द कंडक्ट एंड रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। जैसे चार्ल्स फैनविक की जो डेफिनेशन थी हमने उसको इसमें ऐड किया कि दैट द कंडक्ट एंड रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। तो the contention that states alone are subject of international law is not only consistent with the changing characteristic of international law but also has become completely obsolete and inadequate।
अच्छा, तो कंटेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब बेसिकली द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो अगर हम ये बात करते हैं जैसे कि ओपेनहाइम की डेफिनेशन देख लें या जे एल बेरली की देख लें, फिलिप की देख लें, तो मतलब उन्होंने सिर्फ स्टेट्स को मेंशन किया है, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करें कि स्टेट्स अलोन आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो फिर ये बहुत इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है? और इनकंसिस्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? कि क्योंकि अब तो चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनेशनल लॉ भी मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में कन्वर्ट हो चुका है। अब इश्यूज़ और चीज़ें जो हैं दैट इज़ बेसिकली बियॉन्ड द वो कहते हैं ना बियॉन्ड द सर्कल, ठीक है? तो अब अगर हम सिर्फ स्टेट्स को मेंशन करेंगे तो दैट इज़ बेसिकली द इनकम्प्लीट एंड दैट इज़ इनएडिक्वेट कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो आप मतलब अगर we conclude that international law is the body of rules and principles which regulate the conduct and relations of the members of the international community. So this is accurate definition due to the changing circumstances and characteristics of the international law. ओके, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ रियली अ लॉ इन ट्रू सेंस और नॉट, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।